पूरे पाकिस्तान में सारा लवबर्ड मेरा ही लगा हुआ है। अच्छा। यानी मेरे तकरीबन कोई माशाल्लाह 100 से ऊपर ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। वो डन फेलोज, येलो फेस ऑफलाइन डन फेलोज, एक्वा ऑफलाइन डन फेलोज, कैरिमिनो, डेकिनो, जितने भी लवबर्ड के स्पीसीज है ना वो सारे ब्रीड करवा रहे हैं। उसको बेचता मैं हूँ। ये फिंचेस का जब काम आज से कोई 15-20 साल पहले टिकटों पे सेल होती थी, लोग अपने शेड में जाते थे तो ग्लव्स पहन के और बड़ी केयर के साथ मतलब उनको ट्रीट करते थे। लेकिन आज वो आगे उसकी मार्केट बहुत खराब हो गई और वो 1000-2000 रुपए के हिसाब से। अगर किसी के पास पार ब्लू ऑफलाइन डन फेलोज निकल रहे हैं वो बादशाह है। पार ब्लू ऑफलाइन डन फेलो ब्रीड कराने वाला आज बादशाह है। अगर किसी के पूरे एवरी में एक बर्ड नहीं है तो वो उसकी बदकिस्मती है कि उसने नहीं खरीदा। देखो, जो लोग सिर्फ इस शौक में पैसों की वजह से आ रहे हैं ना, आज वो मार खा रहे हैं। ये मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो सिर्फ पैसों की वजह से आ रहे हैं ना, आज मार वो खा रहा है। क्योंकि ये फैक्ट्री में एक मशीन नहीं है कि आप इस पे पैसा लगाओ और इसने आपको रीजनरेट करके दे। इसमें अंडे जाया होते हैं, कच्चे अंडे निकलते हैं। अंडे के पकने के बाद, बच्चा हैच होने के बाद मर जाता है। अंडे देने वाली मर जाती है, अंडे को फर्टाइल कराने वाला नर मर जाता है, बर्ड्स उड़ जाते हैं। ये नहीं, मार्केट में तो नहीं पता चलता कि इसके माँ बाप क्या थे, वहां पे तो सिर्फ बर्ड नजर आ रहा है। आप मेरे पास आओगे, आप कहोगे भाई इसका रिंग नंबर क्या है, 1 2 3, ये जरा इसका पेडिग्री बुक दिखाएं। वो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, 1 2 3 का माँ बाप ये है, ये कन्फर्म स्प्लिट रेड है। ये डट कर लगे रहो और मुखालफत में गालियां भी दो। कोशिश करो वो गालियां उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश में दो, क्योंकि क़यामत वाले दिन में आपकी नेकियां लूंगा। मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर एक शिपमेंट जाती है 1000 बर्ड्स की, आपके हर बर्ड के पीछे में ज्यादा नहीं 1000 रुपए मुनाफा। 1000 ज़रबे 1000 बड़ा पैसा है। अस्सलामुअलैकुम जी, एटी ऑफिशियल से मैं हूं आपका दोस्त अवैस। नाजरीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नवीद शेख साहब मेरे साथ मौजूद है, जो लव बर्ड के किंग माने जाते हैं और लव बर्ड को जमीन से उठा के आसमान तक ये लेके आए हैं। और इन्होंने लव बर्ड की मार्केट के लिए बहुत से काविशें अपनी की हैं, बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं ये। और लेकिन कुछ जो लोग, एक बंदे को जो जिनको ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं, उनके कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनके खिलाफ भी होते हैं। तो आज हम जो जितने क्वेश्चंस थे आपके ज़हन में, वो आज हम सब क्लियर करेंगे कि लव बर्ड की मार्केट है, जो लोग कहते हैं गिर गई है, क्या हो गया ये वो। तो आज जो लव बर्ड का बादशाह है वो हमारे साथ मौजूद है, तो करते हैं इससे गुफ्तगू और जानते हैं कि क्या ये इसमें कोई सदाकत है या लोग एवं ही बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा ये है कि लोग कहते हैं कि लव बर्ड की मार्केट को एक अरूज था, अब ये गिर गई है या इसकी मार्केट डाउन हो गई है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मिठाई तकसीम करें और जश्न मनाएं, को जिंदगी एंजॉय करें। उनका ख्वाब है ना, उनको को एंजॉय करें। पाकिस्तान में कौन सा काम है जिस वक्त बूम पे है? कोई पीक वाला कोई काम बता दे। रियल एस्टेट हो, इंपोर्ट का काम हो, खाने पीने का, यानी कौन सा काम है जिस वक्त पीक पे जा रहा है? बताएं। बिजनेस। कौन बिजनेस है? रियल एस्टेट का भी सही जा रहा है। अच्छा, सही जा रहा है माशाल्लाह। रियल एस्टेट वाले मेरे तरले मार रहे हैं। मैंने कल एक वीडियो डाली है, डॉन पाशा के साथ में खड़ा था कि हमने फाइल्स वगैरह खरीदी हैं। इतने रियल एस्टेट वाले पीछे भागे, आपकी सोच है। तो रियल एस्टेट इस वक्त डाउन है, बहुत डाउन है। और अगर कुछ काम चल रहा है, सिर्फ डेवलपर्स का चल रहा है, वो भी रिप्यूटेड। तो रहा लवबर्ड्स का, लवबर्ड्स की मार्केट डाउन, ये मैं पिछले 10 सालों से सुन रहा हूँ कि अगले साल डाउन हो गया, अगले साल पिट जाएगा, अगले साल ये हो जाएगा, अगले साल वो हो जाएगा। देखो, किसी चीज का इख्तियार हमारे हाथ में नहीं है। जो अल्लाह ताला चाहेंगे वही होगा, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि आप इस वक्त पाकिस्तान में किस किस ब्रीड पे काम कर रहे हैं? देखो यार, मैं ज्यादातर जो है ना मोटिवेट करता हूँ आवाम को, वीडियोस बनाता हूँ, इंटरव्यूज। जो आप काम करते हैं ये मैं लोगों के पास जाके करता हूँ। तो मेरी इन स्पेसिफिक कोई खास वर्किंग शेकिंग कुछ भी नहीं है। मुझे मजा आता है ट्रेडिंग में। तो अगर आप पूछें मेरे पास लवबर्ड कौन कौन सा लगा हुआ है, पूरे पाकिस्तान में सारा लवबर्ड मेरा ही लगा हुआ है। अच्छा। यानी मेरे तकरीबन कोई माशाल्लाह 100 से ऊपर ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। वो डन फेलोज, येलो फेस ऑफलाइन डन फेलोज, एक्वा ऑफलाइन डन फेलोज, कैरिमिनो, डेकिनो, जितने भी लवबर्ड के स्पीसीज है ना वो सारे ब्रीड करवा रहे हैं। उसको बेचता मैं हूँ, मुझे ये खुद ब्रीड करवाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मैं जानना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि जो लव बर्ड के जो मेन ब्रीडर्स हैं
जो बड़े बड़े हैं जिन्होंने एक अरसा पहले शुरू कर दिया था काम, उन्होंने पैसा इस फील्ड से निकाल लिया जितना निकालना था। और अब जो लोग जो नीचे हैं, लोग कहते हैं जी हमने 10-10 लाख लगा लिए लेकिन हमें से कोई अर्निंग नहीं आ रही। तो उसके पीछे आपके ख्याल से क्या रीजन होती है कि जो लोग मतलब मेन आपने जो बात बताई कि मार्केट डाउन नहीं हुई, जो बंदा जो काम कर रहा है, स्पेसिफिक बंदा कर रहा है, उसमें कोई खामी है। तो आपके ख्याल से क्या खामी हो सकती है एक बंदे में जिसकी वजह से उसका जो सेटअप है वो सही नहीं चल रहा, या उससे उसको अर्निंग नहीं आ रही? यार देखो, हर चीज का एक वक्त है, हर चीज की कीमत है। ग्रीन अपलाइन 2014-15 में ना होने के बराबर होता था। उस वक्त उसकी कीमत जो पाकिस्तान में थी 4.5 लाख रुपए ग्रीन अपलाइन। आज वही ग्रीन अपलाइन शायद 2,000 रुपए का भी नहीं है। अब जो इस साल आकर खरीदारी करेगा ग्रीन अपलाइंस की 50,000 की, लाख रुपए की, तो वो कमा तो नहीं ना पाएगा। तो हर चीज का एक वक्त है। अब जाहिर बात है, हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, हमने बहुत सारा बर्ड भी मरवाया है, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी जीरो की हैं। आपकी स्मार्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देखो मैं कहता हूं, लवबर्ड से कमाने वाला वो कामयाब इंसान है जिसको ब्रीड करवाना आता हो, जिसको कॉम्बिनेशंस पैदा करना आती हो, और जो राइट टाइम पे राइट चीज पे इन्वेस्ट करे। आज अगर किसी के पास पार ब्लू ऑफलाइन डन फेलोज निकल रहे हैं, वो बादशाह है। पार ब्लू ऑफलाइन डन फेलो ब्रीड कराने वाला आज बादशाह है। अगर किसी के पूरे एवरी में एक बर्ड नहीं है तो वो उसकी बदकिस्मती है कि उसने नहीं खरीदा। अगर आज हर एक के पास ग्रीन फिशर निकल रहा है या अल्बाइनो ब्लैक आई निकल रहा है, मैं उसको डिग्रेड नहीं करता, मैं खुद भी यही चीजें ब्रीड करवा रहा हूं। लेकिन अगर आप ज्यादा कमाना चाहते हो तो फिर वो चीजें गाएं जो आज वक्त की जरूरत है। और बात मैंने की शौक की, शौक उन लोगों का है जिनके पास तीनों टाइम का खाना, उनका किचन अच्छा चल रहा हो, रहन सहन और पीने के यानी पहनने के एतबार से उनके पास पैसा है, फिर जाकर शौक होते हैं। जिस बंदे का सुबह दोपहर और रात का खाना मुयसर नहीं है सही तरह, उसने क्या शौक करना है। तो हम कारोबार कर रहे हैं। अब कारोबार उस वक्त लॉन्ग टर्म चलता है जब आपको एंड यूजर का पता चला। हर एक का ये सवाल होता है, अगर आपने चाहे सवाल ना भी पूछा हो, मैं सवाल पूछकर खुद जवाब दे दूंगा कि इसका एंड यूजर कौन होता है। आज मैं इस काम में आना चाह रहा हूं, इसका एंड यूजर कौन है? इसका एंड यूजर शौकीन है। वो शौकीन दुनिया के बाहर के मुल्क में है या पाकिस्तान में है, ये है इसका एंड यूजर। इसकी कबाब बोटी नहीं बनती, इसकी हम बिरयानी नहीं बनाते, इसकी हम कढ़ाई नहीं बनाते। लोग इसको जीनत के तौर पे, जिस तरह प्लांट्स, अब जिस तरह ये मैंने पौधे लगाए हुए हैं, अब मुझे इन पौधों की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे शौक है। इनमें से वो सामने वाला पौधा 6,000 रुपए का है, ये 500 रुपए के हैं, वो फूल जो है ना वो 600 रुपए का है, उसने मुरझा जाने 1 महीने के बाद। ये शौक है। इसी तरह लोग, अब देखो आवाजें आ रही हैं, अब ये शौक है, ये मुझे शौक पहले नहीं था, अब डेवलप हुआ है। तो लोग इस शौक के लिए पैसा खर्च करते हैं। एक्सपोर्ट अगर ऑफिशियली सऊदी अरब का खुल जाए, जो कि अभी बैन है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। इस पे किसी की तवज्जो नहीं है, किसी को परवाह नहीं है। मैं चाहूंगा कि लोग आपको किंग मानते हैं, लवबर्ड का किंग मानते हैं, हर बंदा ये बात कहता है। तो मैं चाहूंगा कि शायद लोगों के ज़हन में सवाल हो कि यार हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसका ऑफिशियल तरीका क्या हो सकता है? कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी? क्या एक्सपेंसेस आपके ख्याल से इसमें? देखो, आपने पहले जुमला बोला, मैं बस शर्मा के सर नीचे कर लिया। आप दोबारा किंग कह रहे हो। किंग शिंग कोई नहीं है बॉस। देखो, अल्लाह के शुक्र, अल्लाह ने इज्जत दी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए, इसी बैच के जरिए। हो सकता है इसी कमेंट्स में आकर गालियां वगैरह भी दें, क्योंकि हमारी पाकिस्तानी कौम की फितरत है, ये या तो बंदे को आसमान पर लेकर जाती है, इसको जमीन पर लाने के चक्कर में होते हैं। उस पर भी मैं आऊंगा अभी। तो बादशाह वाली चीजों को मैं पसंद नहीं करता। अल्लाह के शुक्र है मेहनत की है, और ये नाम मेहनत से कमाई है, पैसों से नहीं कमाई है। मेहनत करके दिन रात 15 साल। एक्सपोर्ट होनी चाहिए, हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को आज आकर है ना, ये नेकी समझकर ये काम करना चाहिए, क्योंकि बेशुमार, मैं कह सकता हूं चंद हजार, बल्कि हो सकता है कई लाख लोगों का रिज़्क इस वक्त जुड़ा हुआ लाइफ स्टॉक के साथ। तो लोगों को इस पे ऑफिशियली काम करना चाहिए और इसको एक्सप्लोर करें। अल्लाह ताला रिज़्क देने में बेशुमार। देखो, अगर एक शिपमेंट जाती है 1000 बर्ड्स की, आपके हर बर्ड के पीछे में ज्यादा नहीं 1000 रुपए मुनाफा। 1000 ज़रबे 1000 बड़ा पैसा है। ये फिंचेस का जब काम आज से कोई 15-20 साल पहले टिकटों पे सेल होती थी, लोग अपने शेड में जाते थे तो ग्लव्स पहन के और बड़ी केयर के साथ मतलब उनको ट्रीट करते थे। लेकिन आज वो आगे उसकी मार्केट बहुत खराब हो गई और वो 1000-2000 रुपए के हिसाब से सेल होती है। फिंचेस की ब्रीड बहुत फास्ट है, और मैं खुद भी फिंच का ब्रीडर रहा हूं। आज से 10 साल पहले मैंने हर किस्म की फिंच, ज़ेब्रा फिंचेस, ब्लैक चीक, ब्लैक, ये जितने भी है ना, ये मैंने सारे ब्रीड करवाए हुए थे।
एक चीज की रिप्रोडक्शन इतनी फास्ट है, ठीक है ना, उसका रिसाइकल जो है ना वो प्रोडक्शन का इतना फास्ट है, तो अल्टीमेटली जब ब्रीड ज्यादा होगी, लोगों के पास सप्लाई पूरी हो जाएगी, डिमांड कम होगी, तो अल्टीमेटली कीमतें तो गिरेंगी। मैं खुद वो बंदा हूं जिसने 90,000 रुपए के ग्यूमा फिंच खरीदी थी और मैंने 300 रुपए का बेचा है, तो मैंने वो दिन देखे हुए, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, मुझे बताइए कि इसमें अच्छी ब्रीड लेने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं या क्या केयर, एक्स्ट्रा केयर रिक्वायरमेंट होती है? यार ये बड़ा लंबा सवाल है, बस मैं यही कहूंगा जिसको शौक है ना, जिसको शौक है वो रिसर्च करेगा, और वो रिसर्च सिर्फ ये नहीं कि नवीद शेख की हम जरा बातें सुने और यूट्यूब चैनल खोलें, वो गूगल खोलेगा, वो लोगों के पास जाएगा, कॉल्स करके इंटरनेशनल ब्रीडर से पूछोगा, फिर उसको लग पता जाएगा कि इनको पालना कैसा है। देखो, मेन चीजें पालने में आती हैं इनका खुराक, दैट इज नंबर 1, क्योंकि ये कैप्टिविटी में है, कैद में है, ये ओपन में नहीं है, वाइल्ड में नहीं है, तो जो चीज कैद में है उसका खाने पीने का जिम्मा आपके सामने है। अब उसको क्या रिक्वायर्ड है, क्या तोतों को दूध पिलाना चाहिए, अगर आपने कहना नहीं तो इसका मतलब आपने कोई रिसर्च किया तो आपको पता है, क्या इनको चिकन देना चाहिए, इनको गोश्त खिलाना चाहिए, तो आपने रिसर्च करना है कि इनकी खुराक क्या है, कितनी है और किस तरह देना है, ये वक्त के साथ साथ बंदे को पता चलता है। चाहता हूँ कि मैं इस फील्ड में आऊं, मुझे लगता है कि इस फील्ड में पैसा है, तो मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट, अच्छा सर्कल स्टार्ट हो जाएगा? देखो, जो लोग सिर्फ इस शौक में पैसों की वजह से आ रहे हैं ना, आज वो मार खा रहे हैं, ये मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, जो सिर्फ पैसों की वजह से आ रहा है ना, आज मार वो खा रहा है, क्योंकि ये फैक्ट्री में एक मशीन नहीं है कि आप इस पे पैसा लगाओ और इसने आपको रीजनरेट करके देना है। इसमें अंडे जाया होते हैं, कच्चे अंडे निकलते हैं, अंडे के पकने के बाद, बच्चा हैच होने के बाद मर जाता है, अंडे देने वाली मर जाती है, अंडे को फर्टाइल कराने वाला नर मर जाता है, बर्ड्स उड़ जाते हैं, तो ये उस नफे के साथ साथ नुकसानात भी हैं। तो अगर आप ये जिगरा रखते हैं इस काम में आने का, फिर आप बेशक एक जोड़े से शुरू करें, एक जोड़ा 2,000 रुपए का भी है, और अगर आपके जिगरा ज्यादा है, पैसे ज्यादा है, आप इसमें 50 लाख रुपए वाला भी एक जोड़े से जो है ना छलांग मार के आ सकते हो। तो स्काई इज द लिमिट, जो आप कर सकते हो करो। चल, लास्ट सवाल है मेरा कि लाइफ स्टॉक में जो और चीजें हैं, जैसे बर्ड्स, मुर्गे वगैरह वाली साइड पे हम आ जाते हैं, तो आजकल उनका ट्रेंड हुआ है, उनके शोज हो रहे हैं डिफरेंट, और डिफरेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या आपका भी कोई इन फ्यूचर है कि कोई इस तरह का शो करवाया जाए जिसमें लोगों को, जो न्यू फैंसियर्स हैं, जो न्यू इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके लिए क्या चीज होनी चाहिए? ये मुर्गे शुर्गे वाले तो बाद में इवेंट्स कर रहे हैं, हम पहले बहुत पुरानी कर चुके हैं, और जब से ये सोसाइटीज बनी है पाकिस्तान में, जिसमें बजरीगर की सोसाइटीज हैं, लबज वालों की सोसाइटीज हैं, फिंच वालों की सोसाइटीज हैं, ये तो पता नहीं कितने अरसे दराज से काम करते थे, यानी पिछले तकरीबन 30 साल हो चुके हैं, जिसमें इंटरनेशनल जजेस आते हैं और शोज कंडक्ट करते हैं, इसमें वर्कशॉप्स होती हैं, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, यूट्यूब की वीडियोस के साथ साथ हम तो ये 30 सालों से काम करते चले आ रहे हैं, इन फ्यूचर हम तो बहुत पुराना कर रहे हैं और मजीद अभी कर रहे हैं। आज तक जितने लोग आए हैं इसी वर्कशॉप्स, इसी शोज और इसी यूट्यूब वीडियोस के नतीजे में तो आए हैं, और वरना ये किधर से आ रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि जो इसकी सवाल आपके 2 दफा चलो इसके सवाल बढ़ते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, तो इसमें ये कि जो जैसे लाहौर में या कई जगह पे जो आम मार्केट्स बनी हुई है बर्ड्स की, ठीक है, उसमें जो बर्ड आ रहा है उसकी वैल्यू कम क्यों होती है? आम अगर हम ब्रीडिंग सेटअप पे जाए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन जो लोग बर्ड मार्केट में आके जो चीजें सेल कर रहे हैं वो कम सेल कर रहे हैं, या उसमें कोई क्वालिटी का भी डिफरेंस आ जाता है, तो इसमें इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने मास्क क्यों नहीं पहना? नहीं, मैं आपसे जवाब दे रहा हूं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना? परेशान नहीं हूं ना मैं, जरूरत ही हो सकता है आपको यहाँ पे खुशबू आ रही हो, आप बर्ड मार्केट में जाएं, आप मास्क पहनकर आपको बदबू आएगी, मास्क पहनने के बावजूद आपको बदबू आएगी। आप, मैं चैलेंज करता हूं, टॉरंटन मार्केट जाएं और वहां पे सिर्फ 10-15 मिनट घूम फिर कर आए, अगले दिन आपके कपड़ों से बदबू आएगी, वहां के जरासीम, वहां के वायरसेस आपके कपड़े में शिफ्ट होंगे। जिस जगह से बदतरीन बदबू आए, जिस जगह पे आपको उल्टी आए, के आए, वहां पे खड़े होकर, वहां से आप क्यों बर्ड खरीदना पसंद करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, जो चीज रिटार्टेड होती है, जो चीज डिफेक्टेड होती है, जो चीज बीमार होती है,
पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है जहां मार्केट दे आओ, है कि नहीं? आपको अच्छी चीज चाहिए, पेडिग्री मेंटेन्ड बर्ड चाहिए जिसके माँ बाप का पता हो, उसके ब्लड लाइन का पता हो, या पता हो ये कन्फर्म स्प्लिट है या नहीं, फिर आप ब्रीडर्स की तरफ रवाना होते हैं, आप एवरीज का विजिट करते हैं। अब मैं एक अल्बाइनो खरीदता हूँ, अब मुझे पता नहीं कि ये कन्फर्म स्प्लिट इनो है या नहीं, मार्केट में तो नहीं पता चलता कि इसके माँ बाप क्या थे, वहां पे तो सिर्फ बर्ड नजर आ रहा है। आप मेरे पास आओगे, आप कहोगे भाई इसका रिंग नंबर क्या है, 1 2 3, ये जरा इसका पेडिग्री बुक दिखाएं, वो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, 1 2 3 का माँ बाप ये है, ये कन्फर्म स्प्लिट रेड है, ये वजह। चलिए बस अब आखिरी सवाल पक्का वाला कि जो बंदा मशहूर होता है, जिसको अल्लाह इज्जत देता है, लोग उसके साथ भी होते हैं, लोग उसके खिलाफ भी होते हैं। तो हमने आपके बारे में बड़े लोग जो है, लोग अब आपके बारे में वीडियोस भी बनाते हैं, बातें भी करते हैं, तो उनके नाम एक मैं चाहता हूँ आप पैगाम दें जो लोग आपके खिलाफ हैं। डट कर लगे रहो और मुखालफत में गालियां भी दो, कोशिश करो वो गालियां उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश में दो, क्योंकि क़यामत वाले दिन में आपकी नेकियां लूंगा, मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। असल में आपकी इन हरकतों से आपके माँ बाप की तरबियत का पता चलता है कि आपके माँ बाप कैसे हैं और आपके माँ बाप ने आप पे कितना टाइम इन्वेस्ट किया है। तो खुदारा अपनी जुबानों को लगाम दें, नहीं देंगे तो क़यामत वाले दिन पछताओगे। मुझे तो देखो, ये इनकी मुखालफत करने से मुझे 1 इंच का फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं कि बंदा बदीद होता है या वो उसको फर्क नहीं पड़ता। देखो ये लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसी चीज को नहीं। चलिए सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया जी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज के सवाल मैंने कोशिश की थी कि जितने इंटरव्यूज पहले हुए उनसे मुख्तलिफ किए जाएं, ताकि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे हैं वो आप तक पहुंचती रहे। और अपनी जितना मैं पूछ सकता था मैंने पूछा। बाकी अगर आपके कोई सवालात हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आज की वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। अपने दोस्त अवैस को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।